वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो एडिटोरिया द्वारा वॉल्यूम 2 के माध्यम से 15 सेट का मॉडल प्रैक्टिस बुक निकाले गए, उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 2 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते आज की इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या कितना था? देखिए, पहला बैच में रेशियो कितना था? 2, फिर कितना? 3 और 2, 3 और 5। फिर जब सब में 20 की वृद्धि की तो यह रेशियो कितना बदल गया? 4:5:7। यानी सब में वृद्धि हुआ तो यह डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से 2 से 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ 3 से 5 का डिफरेंस 2 आ रहा है। 5 से 7 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। यानी 2 यूनिट का वृद्धि हमको कितना का वृद्धि बता रहा है? 20 छात्र का। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। हमसे पूछ रहा है वृद्धि से पहले तीनों बैच में छात्रों की कुल संख्या कितना था? तब वृद्धि से पहले यानी पहले वाला का बात कर रहा है तो पहले कितना था? 2, 3, 5 यानी 5 अपन 10। पहले कितना यूनिट था? 10 यूनिट। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया तो हमसे पूछ रहा है 10 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100। यानी 10 × 10 यानी कितना आ गया? 100। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे क्या लिख रहा है। 501 और 701 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है? कोई संख्या ऐसा ज्ञात करना है जो 10 से तो डिविजिबल है लेकिन क्या 3 से डिविजिबल नहीं है। हमसे पहले क्या करते, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते 10 से डिविजिबल संख्या कितना है जो 501 और 701 के बीच है। आप देखिएगा तो 501 से लेकर 701 तक 10 से कौन कौन संख्या डिविजिबल है? तो पहली संख्या अगर आप चेक कीजिएगा तो पहली संख्या कितना आ जाएगा? देखिए, 501 तो 10 से नहीं कटेगा लेकिन 510 जो संख्या है वह 10 से कट जाएगा। कितना? 510। इधर देखिए, 701 तो नहीं कटेगा लेकिन 700 वह संख्या है जो कितना? 10 से कट जाएगा। यानी नंबर ऑफ टर्म हम निकाल सकते हैं 500। दोनों के बीच का अगला संख्या का डिफरेंस कितना आएगा? 10। यानी अगला संख्या कितना आ जाएगा? 520। ऐसी हर डिफरेंस कितना आते जाएगा? 10-10 का डिफरेंस आते जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। ln बराबर हमको क्या पता होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ए इंटू एल माइनस 1 इंटू डी। यानी एल एन लास्ट टर्म कितना दिया गया? 700। ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना दिया गया? 510 प्लस n-1 यानी n-1 इंटू डी फॉर डिफरेंस। डिफरेंस कितना का आ रहा है? 10 का। यहाँ से हम लोग n निकाल सकते हैं। 700 में से 510 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? देखिए, 091 यानी 190। यह 510 इधर आके घट गया, ये 10 गुना में तो डिवाइड में आ जाएगा यानी 10 से ये कट जाएगा। यानी n-1 का वैल्यू कितना आ गया? 19। यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 19 + 1। 19 + 1 यानी 10 यानी 20। कहने का मतलब 10 से डिविजिबल संख्या कितना? 10 से जो विभाज्य संख्या है, 10 से विभाज्य संख्या की संख्या हम लोग कितना निकालिए? 20। कितना? 10 से विभाज्य संख्या हो गया 20। अब हम क्या करते हैं, 10 और 3 दोनों से डिविजिबल संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। 10 और 3 दोनों से डिविजिबल संख्या क्या होगा? जो संख्या 10 और 3 दोनों से कट जाए, यानी 10 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 30। जो संख्या 30 से कट जाए वह संख्या क्या होगा? 10 और 3 से डिविजिबल होगा। यानी पहली संख्या 501 के बाद अगर चेक करेंगे तो पहली संख्या कौन हो जाएगा जो 30 से कट जाएगा? तो आप देखिएगा तो 530 पहली संख्या हो जाएगा। एक मिनट, पहली संख्या अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? चेक कीजिएगा तो ये आपको कितना आ जाएगा? पहली संख्या 530 और लास्ट वाली 701 से पहली कौन सी संख्या आ जाएगा? तो 690। कितना? 690। अब इन दोनों के बीच का हर डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10-10 का डिफरेंस। यानी जब इससे अगर इनका वैल्यू निकालिएगा तो ये इनका वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? 7। कितना? 7। यानी कहने का मतलब 10 और
10 और 3 से विभाज्य संख्या की संख्या कितना हो गया? विभाज्य संख्या की संख्या आपको निकल के आ गया कितना? 7। हमसे पूछ रहा है कि 10 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या कीजिए, इस 20 में से इस 7 को घटा दीजिए, तो ये जो संख्या आ जाएगा 10 से डिविजिबल आ जाएगा लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं आएगा, यानी 20 माइनस 7 अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 3 10 यानी 13। वह संख्या कितना आ जाएगा? 13। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला, यही सेम फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। ln बराबर कितना होता है? लास्ट टर्म ln प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। ln लास्ट टर्म आ जाएगा 690, ए फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा? 530, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी फॉर डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10। यहाँ से एन का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा 7। कितना? 7, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया 10 और 3 से डिविजिबल संख्या कितना है? 7। और 10 से डिविजिबल संख्या कितना है? 20। यानी जो बचेगा वह संख्या कितना होगा? केवल 10 से डिविजिबल होगा। आप इस बात को आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्या का योग 36 है तो तीनों संख्या का गुणनफल क्या होगा? देखिए 3 क्रमागत भाज्य संख्या है और उनका योग कितना दिया गया है? 36। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? क्रमागत कोई संख्या है तो उसका योग दिया गया है 36, तो एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं। 3 क्रमागत संख्या का एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? तीनों संख्या का सम 36 डिवाइड बाई 3। 3 क्रमागत संख्या डिवाइड कीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 दूना 4, यानी एवरेज का मतलब बीच वाली संख्या आता है, बीच वाली संख्या 12 आएगा। इसके बाद क्या होगा? क्रमागत भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? लगातार भाज्य संख्या कितना जिसमें डिफरेंस सेम हो। 12 2 कितना हो जाएगा? 14। 12 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10। पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 12 और तीसरी संख्या आ गया 14। अब क्या करा? तीनों संख्या का गुणनफल कितना होगा? अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 14। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना? 1680। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है यदि दो संख्या का HCF और LCM का गुणनफल इतना दिया गया है और इनमें से एक संख्या इतना है तो HCF ज्ञात कीजिए। HCF नहीं, यहाँ पे होना क्या चाहिए? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी HCF की जगह पे यहाँ पे होना क्या चाहिए? दूसरी संख्या। तो देखिए हमको क्या पता है, पहली संख्या, पहली नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर कितना होता है? HCF मल्टीप्लाई कितना? LCM। HCF मल्टीप्लाई LCM। आपको क्या दिया गया? HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन हमको दिया गया 3321 और पहली संख्या, इनमें से एक संख्या हमको दिया गया है 369। हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या, सेकेंड नंबर, यानी सेकेंड नंबर बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना? 3321 डिवाइड बाय कितना? 369। जब इसको काटिएगा तो ये कितना से कट जाएगा? 9 से आसानी से कट जाएगा, 9 से, यानी दूसरी संख्या कितना आ जाएगा? 9। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए व्यंजक का मान क्या है? जब भी ऐसे प्रश्न हो और यह कहाँ तक हो? इनफाइनाइट तक हो। कहाँ? इनफाइनाइट तक। तो हमने क्या करना है, इस जो दी गई संख्या है, पहली संख्या 20, इसको लगातार संख्या में तोड़ना है। लगातार संख्या यानी अब देखिए 4 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1, यानी इसको लगातार संख्या कहते हैं। अब कह रहा है कि जब यह साइन निगेटिव हो, साइन निगेटिव हो तो छोटी वाली आंसर होगा। क्या होगा? छोटा वाला आंसर। अगर यही साइन पॉजिटिव होता तो बड़ा वाला आंसर। यानी 20 को हमने को तोड़ दिया कितना? 4 और 5 में। 4 और 5 में तो माइनस साइन है, इसलिए छोटी वाली आंसर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट, लिख रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त में PA और PB एक बाह्य बिंदु P से क्रमशः A और B पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। यदि APB बराबर 24 डिग्री हो तो AOB का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक सर्किल दिया गया है, ठीक, उसमें से केंद्र सेंटर कितना है? O कर रहा है P एक पॉइंट है, मान लीजिए P यहाँ पे पॉइंट है। P से इस पे एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो PA हो गया, और यहाँ से एक और स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे A एक स्पर्श रेखा और यहाँ B। अब क्या करें? इन दोनों सेंटर को मिला देते हैं, ठीक। यहाँ पे कितना कोण? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। स्पर्श रेखा
स्पर्श रेखा रेडियस के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए कोई कोई सर्किल है, इसमें एक स्पर्श रेखा खींचे, यह रेडियस है, रेडियस के साथ यहाँ पे कितना कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, ये 90 तो कितना हो गया, 180 तो हो गया। ये देखिए ए पी बी ये वाला एंगल दिया गया 24। हमको पता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री, ये 90 है, ये 90 है, तो 9 दूना 18, 180। ये दोनों आमने सामने इन दोनों का योग कितना हो गया, 180। यानी ए ओ बी प्लस कितना, ए ओ बी प्लस ए पी बी का वैल्यू कितना होता है, 180। ठीक है, यानी हमसे निकालना है ए ओ बी, यानी ए ओ बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 180 माइनस ए पी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24, माइनस कितना कर देंगे 24। जब इसको घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 156, यानी ए ओ बी का आंसर कितना आ जाएगा 156। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। लिख रहा है ए और बी का मध्य अनुपात सी है, तो बताइए ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य अनुपात क्या होगा। देखिए मध्य अनुपात यानी बीच वाली संख्या सी है, कहने का मतलब ए है। मध्य अनुपात क्या होता है, सी रेशियो बी। ठीक, इसका मध्य अनुपात सी है, तो यानी सी स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी। यहां से हम लोग को निकल गया सी स्क्वायर बराबर ए बी, मध्य अनुपात निकल गया। मध्य अनुपात आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। सी बराबर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बना कहाँ से, यही मध्य अनुपात से बनता है। मध्य मतलब बीच वाली संख्या कॉमन होना चाहिए। जब भी कहे कि मध्य अनुपात है तो मध्य अनुपात कौन, ये सी और ये सी कॉमन कर दिए। अब इसको निकाल दिए, यानी सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए बी। अब आगे क्या कर रहा है, ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य अनुपात क्या होगा, बी स्क्वायर सी का मध्य अनुपात क्या होगा। तो हमने मान लिया इन दोनों का मध्य अनुपात के है, मान लेते हैं मध्य अनुपात के होगा, तो के बराबर के रेशियो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर सी, यानी के स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंदर वाला के साथ गुना होता है, बाहर वाला के साथ गुना होगा। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। हमको यहाँ पे क्या दिया गया, ए बी का वैल्यू कितना दिया गया, सी स्क्वायर। देखिए यहाँ से ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ए बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना दिया गया, सी स्क्वायर, यहाँ से यानी लिख सकते हैं सी स्क्वायर इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। यानी यहाँ अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको कितना आ जाएगा, देखिए सी के पावर 4 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, यानी सी के पावर कितना आ जाएगा, 4 2 6, सी के पावर 6, यानी करेक्ट आंसर सी के पावर 6 होता। यहाँ पे सी के पावर 6 होना चाहिए। तो एक मिनट, ये जो के ये किसका वैल्यू आ गया, के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, के स्क्वायर का वैल्यू आ गया सी के पावर 6। इसको लिख सकते हैं सी के पावर 3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर सी के पावर 3 और इसका होल स्क्वायर। इस पावर से ये कैंसिल, यानी के का वैल्यू कितना आ गया, सी के पावर 3। हमसे के का वैल्यू ही पूछ रहा था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ता का अनुपात क्रमशः 3:4 है और 5:9 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तथा पिघलाकर एक नया मिश्र धातु सी बनाया जाता है। तो सी में तांबा और जस्ता का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक मिश्र धातु ए है, इसमें तांबा है और दूसरी तरफ जस्ता है। ठीक, तांबा का अनुपात कितना दिया गया, 3:4 ए में, और दूसरा में कितना दिया गया, बी में यह रेशियो कितना दिया गया, 5:9। जब भी किसी और आर्टिकल को मिलाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अमाउंट को सबसे पहले इसके अमाउंट को बराबर करते। तो देखिए 4 और 3 कितना हो गया, 7 यूनिट, 5 और 9 कितना हो गया, 14 यूनिट, यानी नीचे 14 यूनिट है, ऊपर 7 यूनिट है। तो ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यह रेशियो सेम हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि
इसको 2:3 के अनुपात में डिवाइड करना है, यानी ऊपर वाले में फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे कितना 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 दूना 4, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे कितना केवल 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब नया तांबा और जस्ता का जो रेशियो बनेगा वह देखिए, 2 दूना 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 से 12, 4 चौको 16, और इसमें कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 से 15 रेशियो, 9 या 27 27। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 6 7 2 27, 6 6 12, 1 13 के 3 हासिल, 1 2 1 3 1 4, यानी 27 रेशियो 43 इसका नया रेशियो प्राप्त हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात इतना दिया गया, इफिशियंसी दिया गया किसका, ए का, बी का और सी का। ठीक है, इफिशियंसी कहने का मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में कितना 5 काम करता है। ठीक, वे किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन में तीनों मिलके कितना काम करेगा, तो देखिए 3 2 5 5 5 10, यानी एक दिन में 10 काम करेगा। और टोटल कितना दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया, यानी टोटल वर्क कितना आ गया 60, यानी टोटल वर्क आ गया 60। अब पूछ क्या रहा, ए 20% कार्य कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क 60 है, इसका 20% निकालेंगे तो ए का 60 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप देखिएगा तो 6 दूना 12, यानी ए को कितना काम करना है 12 काम करना है। ये एक दिन में 2 काम करता है तो 12 काम करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर हम निकाल देंगे। एक टोटल काम है, टोटल वर्क डिवाइड बाय कितना, 1 डे वर्क, टोटल वर्क उसको कितना करना है 12 काम करना है, यानी 12 काम करना है, एक दिन में कितना 2 काम करता है, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 6, यानी वह 6 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है, पी एक काम को पूरा करने में क्यू से दुगना या आर से 3 गुना समय लेता है। पी है, क्यू है और कितना है आर है। ठीक, पी क्या करता है, किसी काम को करने में क्यू से दुगना समय लेता है, लेकिन आर से वह क्या करता है, आर से गुना समय लेता है। कहने का मतलब आर अगर एक दिन में 2 दिन में काम करता है तो पी कितना दिन में करेगा 3 गुना समय, यानी 6 दिन में। क्यू से कितना 2 गुना, यानी क्यू एक दिन में 3 दिन में काम समाप्त करता है तो पी कितना 6 दिन में। ये रेशियो समय का निकल गया, ये टाइम का रेशियो हम लोग निकाल दिए। आगे क्वेश्चन में जो कर रहा है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू को अकेला कार्य करने में कितना समय लगेगा, एक साथ अगर काम करेगा तो वह काम 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यह टाइम का रेशियो है तो इफिशियंसी का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं 1/6, रेशियो 1/3, रेशियो कितना 1/2। जब इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे तो हमने क्या किया, सब में क्या करते 6 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना से 6 से मल्टीप्लाई कर दे। अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से, तो अब इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 1 3 दूना 6 और 2 6, यानी 1:2:3। ये क्या आ गया, इफिशियंसी का रेशियो आ गया किसका, ए बी सी का, पी क्यू आर का इफिशियंसी का रेशियो, यानी एक दिन में पी 1 काम, क्यू 2 काम और आर 3 काम करता है। ठीक, यदि वे एक साथ काम करें तो वे कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेंगे। अगर टोटल वर्क हम लोग निकाल सकते हैं, यानी एक दिन में कितना काम करता है 3 2 5 1 6, एक दिन में 6 काम करता है और टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा तो 2 दिन में, यानी टोटल वर्क 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12। आगे क्या करा, क्यू को अकेला वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, क्यू को टोटल वह एक दिन में वह 2 काम करता है, टोटल काम है 12, तो 12 तो क्यू को कितना समय लगेगा, क्यू का टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क इसका, क्यू का एक दिन का काम, टोटल काम है 12, क्यू एक दिन में 2 काम करता है तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 6 दूना 12, वह काम कितना 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट लिख रहा है, पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा बी उसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि इन दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाए तो बी जो है बी को कितने मिनट के बाद बंद करना होगा ताकि वह 30 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। देखिए, ए अकेला अगर चलता है तो वह 16 मिनट में भर देता है। ठीक, बी अगर चलेगा तो क्या करता है 24 मिनट में वह क्या कर देगा, खाली कर देगा।
दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो पता चल रहा है कि वह कितना 48 लीटर का क्या है, टंकी है। तो 16 या 48, ए एक बार में 3 लीटर भरेगा और बी एक बार में क्या करेगा, 2 लीटर खाली कर देगा। ठीक, 2 लीटर खाली कर देगा। अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो वह कितना देर, एक बार में 1 लीटर को भरेगा, एक बार में 1 लीटर भरेगा, यानी टोटल 48 लीटर को भरने में उसको कितना समय लेगा, 48 घंटा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने मिनट के बाद बंद करना है ताकि 30 मिनट में भर जाए, यानी 30 मिनट में टंकी को पूरा तरह से भरना है। तो ये 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, ये 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, तो 30 मिनट में कितना यूनिट भरेगा, 30 या 90, यानी 90 यूनिट भर देगा। जबकि 48 लीटर का टैंक है, हमने क्या किया, 90 लीटर भर दिया। इसकी सहायता से, एक की सहायता से हमने 90 लीटर भर दिया। तो बच एक्स्ट्रा कितना भर दिया हमने, एक्स्ट्रा कितना भर दिया, तो आपने देखा कि 90 लीटर भर दिया है, कितना 48 लीटर का टैंक की है, यानी 8 2 10 2, ये हो गया कितना 8, यानी 42 लीटर एक्स्ट्रा हमने भर दिया। एक्स्ट्रा, यह 42 लीटर जो एक्स्ट्रा भरे वह कौन निकाल रहा है, तो निकालने वाला टंकी कौन है, बी। बी क्या करता है कि 42 लीटर एक्स्ट्रा को निकाल के बाहर फेंक देता है। तो बी कितना देर में 42 लीटर एक्स्ट्रा को बाहर फेंक देगा, तो आप देखिए, तो बी को समय कितना लगेगा, टोटल 42 लीटर निकालना है, एक बार में 2 लीटर निकालता है, यानी 2 से डिवाइड कर दिया, काटिएगा तो 21, यानी 21 दूना 42, यानी 21 मिनट में बी क्या करेगा, 42 लीटर एक्स्ट्रा को बाहर निकाल देगा। यानी बी को हमको 21 मिनट के बाद उसको बंद करना होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट दिया गया है log 7 इतना में निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। आपको क्या कर सकते हैं, log 7 दिया गया, इसको देखिए 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/49 दिया गया। ठीक, इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/7 का स्क्वायर 49, इस एक को बात को लिख सकते हैं 7 के पावर -2। ये तीनों चीज सेम है। ठीक है, 7 के पावर -2, यानी इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 7 के पावर -2। अब देखिए लॉग का एक फॉर्मूला होता है, log x इंटू एक्स, एक्स के पावर के होती है, जब के पावर कहाँ आता है, बगल में आ जाता है, के log x और x log बेस, और ये दोनों जब सेम हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कितना 1। ठीक, यानी इसका रिजल्ट में कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में जो दिया गया उसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पावर कितना -2, तो पावर सामने आ जाएगा बगल में, यानी -2 log 7 ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, यानी -2 × 1, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा, -2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार को 5 सेकंड में आगे निकल जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए रेलगाड़ी के कंपैरिजन में क्या चीज का, कार की लंबाई क्या है, नग्न होता है। रेलगाड़ी के कंपैरिजन में रेल क्या कंपैरिजन में हमको क्या, कार की लंबाई को नग्न माना जाता है, यानी कार की कोई लंबाई है ही नहीं। मान लीजिए तो रेलगाड़ी की लंबाई ट्रेन टी होगा, उसको क्या करना है, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी पहले कितना 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और वो कितना 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है ट्रेन, और वो रेलगाड़ी और कार चल रहा है कितना के 108 से। तो 180 में से 108 जब घटाइएगा ये आ जाएगा कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो समय लेता है 5 सेकेंड में पार कर लेता है, समय निकल जाएगा 5 सेकेंड। देखिए टाइम बराबर इस रेलगाड़ी की लंबाई एल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 72। ये देखिए ये दिया गया सेकंड में, ये दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते, 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18 72, 6 मरते 6 × 30, 5 × 15, यानी 150 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, 18 72, 4 मरते होता है, 25 × 100, यानी 100 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। एक मिनट देखिए,
18 चौक 72, 4 मरते कटेगा तो 25, 5 को 20, 20 25 100 यानी 100 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है और प्रारंभिक बिंदु पे वापस आता है, तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना हो गया? देखिए, एक तरफ किया गया नाव की चाल कितना दिया गया? नाव की चाल दिया गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या एक धारा की चाल कितना दिया गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब यह क्या करता है? 45 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। ठीक, जब 45 किलोमीटर जब धारा के दिशा में जाएगा तो नाव की चाल में से धारा की चाल को हमको क्या करना? घटाना होगा। और धारा के जब विपरीत दिशा में जाएगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे। एक बार हम क्या करते हैं? नाव को इधर ले जाते हैं और धारा की चाल इधर रहते हैं, अपोजिट है, दोनों ऐड हो जाएगा तो 9 6 कितना हो जाएगा? 15, प्लस वही 45 किलोमीटर जब वापस आ रहा है तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों सेम हो जाएगा। नाव की चाल भी इधर आ जाएगा, धारा की चाल भी इधर, तो सेम हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस 6 3 आ जाएगा। जब इसको काटिएगा 15 या 45 3, प्लस 3 से कट जाएगा 15 में, 15 या 45 यानी 15 3 कितना हो जाएगा? 18 घंटा, यानी 18 आवर में वह टोटल टाइम ले लेगा वापस आने में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, यानी उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितना? 48, जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, यहाँ फेल दिया गया हुए। यदि 32% छात्र दोनों विषय में असफल हुए तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? देखिए, सबसे पहले इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम हमको क्या चीज का बनाना है? फेल का बनाना है। ज्यादा फेल दिया गया, यहाँ भी फेल है, यहाँ भी फेल है। ठीक, देखिए 32% छात्र दोनों में फेल हुआ है। क्या चीज? एक तरफ साइंस है, दूसरी तरफ मैथ है। ठीक, दोनों में कितना? 32 फेल हुआ है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? 56% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, यानी 32 तो दोनों में, 56 है, तो बचा कितना? 32 में से 56 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? 24 छात्र क्या हो जाएगा? मैथ में। अब देखिए 48% छात्र पास हुए। साइंस का बात किया जाए तो 48% क्या हुआ है? 48% पास हुआ है। तो फेल का बात कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 100 में से 48 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? 52% स्टूडेंट क्या होंगे? फेल होंगे। क्या चीज़ है? विज्ञान में। यानी 32 तो हो गया, बचा कितना? 20। 32 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। यानी ये जो डायग्राम आया, ये किसका डायग्राम आ गया? फेल का डायग्राम। यानी टोटल फेल कितना हो गया? तो देख लीजिए, यानी 4 2 6, 3 2 5, 5 6 7, यानी 76% स्टूडेंट क्या हुआ है? फेल हो रहा है। फेल की संख्या कितना आ गया? फेल की संख्या कितना है? 76%। तो पास को दोनों विषय में कितने पास हुए थे? पास की संख्या निकाल देंगे, पास परसेंटेज निकाल देंगे, ये कितना आ जाएगा? 100 माइनस 76। 100 में से 76 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? 24%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है? एक दुकानदार क्या कर रहा है? एक दुकानदार ने 20%, कितना? 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5,520 रुपया में बेची। यदि उसने 4,370 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति क्या करता है? एक दुकानदार 20% लाभ पे बेचता है, यानी 120% का वैल्यू कितना दिया गया है? 5,520। 5,520 यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5,520 बटा कितना? 120। हमसे क्या पूछ रहा है? पहले इसका क्रैमुल निकाल देते, यानी 100% का वैल्यू निकाल देंगे। यह हेडफोन का क्रैमुल कितना हो जाएगा? 5,520 बटा 120 मल्टीप्लाई 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 2 से काट देते, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 6 मरते, 2 से काट देते, 25 दूना 50 और 3 दूना 6, 3 से काटिएगा तो ये कितना मरते कट जाएगा? 5 5 10 दोबारा 3 से कट जाएगा, ये आपको आ जाएगा 3 एकम 3, बच रहा है कितना? 3 8 8 3 24, 24 1 25, 8 12, 3 चौको 12, यानी 182। 182 मल्टीप्लाई कितना? 25। 182 में अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 182 मल्टीप्लाई 25 अगर करते, 5 दूना 10, 8 25 40 1 41 के 1 हासिल 4 5 4 9, ये आ जाएगा कितना? 4 और
18 दूना 36, 36 36 यानी 0 4 1 5, 9 1 10, 10 5 15 के 5 हासिल 1 3 1 4 यानी 4550। हमने क्या किया, उस वस्तु का क्रैमल कितना हो गया 4550। 5 10 के 0 हासिल 1, 8 25 40, 1 41 के 1 हासिल 4, 5 4 9। ठीक है, 2 दूना 4, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 2 1 3। ठीक है, 0 4 1 5, 9 6 15 के 5 हासिल 3 1 4 यानी 4550 रुपया का सामान को हमने कितना में बेच रहे हैं, 4370 में बेच रहे हैं। यानी हमको क्या होगा, लॉस होगा। कितना का लॉस होगा, तो आप देखिएगा 0 7 3 10 दोबारा 1 मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ कितना करा है, ये आ जाएगा 184। यानी 184 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4600। यानी 4600 रुपया का सामान क्रैमुल है। हमने उसको बेच कितना में रहे, 4600 का सामान को, 4600 के सामान को 4370 में बेच रहे हैं। कितना, 4600 का सामान को हमने बेच रहा है 4370 में। तो ये आपको कितना आ जाएगा, 4370 में बेच रहे हैं, यानी 230 रुपया का हमको क्या होगा, लॉस होगा। 230 रुपया का लॉस होगा। यानी 230 का लॉस कितना पे, 4600 पे। यानी इससे परसेंटेज निकाल देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 23 दूना 46, तो 2 से कट जाएगा 5 मरते, यानी 5% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। आप इस प्रश्न को एक बार और चेक कर लीजिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं था। हमने क्या किया शुरू में, देखिए क्वेश्चन में करा है, एक दुकानदार ने 20% लाभ पर एक हेडफोन का जोड़ी 5220 में बेचा। यानी 20% प्रॉफिट, यानी 120% का वैल्यू कितना दिया गया, 5220। 5220 हमने क्या किया, इससे 100% का वैल्यू निकाल दिया। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5220। 5220 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई 100। जब इसको काटे तो ये कितना आ गया, 4600 रुपया। ये 4600 क्या आ गया, वस्तु का क्रैमुल आ गया। हेडफोन का कॉस्ट प्राइस सीपी निकल गया कितना, 4600। अब इसको बेचा कितना जा रहा है, एसपी सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 4370। यानी 4370, यानी ये कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहिएगा 230 का डिफरेंस आ रहा है। यानी खरीदे 4600 में, बेच रहे हैं 4370, यानी ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 230 रुपया का लॉस किस पे हो रहा है, तो 4600 पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे, गुने हो 100, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। 23 दूना 46, 2 मरते 2 से कट जाएगा, 10 5 मरते, यानी 5% का लॉस हो रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने एक वस्तु को क्या किया, एक दुकानदार ने एक वस्तु को, क्वेश्चन करा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% का छूट, यहां दिया गया 20% की छूट के देने के बाद 10% हानि पे बेचता है। वस्तु का क्रैमूल और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार क्या करता है, 20% का छूट देता है, क्या चीज पे, छूट देने के बाद 10% का हानि पे बेच देता है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस के फॉर कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए सी फॉर कॉस्ट प्राइस, इसको क्या करता है, 10% हानि पे बेचता है। यानी कितना पे बेचता है, 90/100। कब, जब अंकित मूल्य, ए फॉर अंकित मूल्य पे क्या करता है, 20% का छूट देता है। तो अंकित मूल्य पे कितना पे बेचता है, 20% छूट, यानी 80% पे। यानी 00 से 00 हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस या अंकित मूल्य, यानी C/A का रेशियो पूछ रहा है। तो C कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 80, ये 90 डिवाइड में आ जाएगा 90, यानी 80/90, यानी 8/9 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी 8/9 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ क्या जाए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 24% क्या कर रहा है, 20% छूट पे बेच रहा है। तो उसके बाद क्या करता है, अंकित मूल्य देने के बाद 10% का हानि होता है। यह 20% छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य पे, और हानि किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। यानी कॉस्ट प्राइस पे 10% का हानि, यानी 90%, अंकित मूल्य पे 20% का छूट, यानी 80%, दोनों का रेशियो निकाल दिए, यानी 8/9 इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट, 8400 रुपये का पर वार्षिक, क्या दिया गया, वार्षिक 12% ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए। अर्धवार्षिक कहने का मतलब दर को आधा और समय को क्या करना है, दोगुना करना है। तो रेट कितना दिया गया, रेट कितना दिया गया, 12%, और टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया है
डेढ़ वर्ष यानी 1.1/2 ईयर। अब क्या सा कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है कि यह अर्धवार्षिक गणना करना है। अर्धवार्षिक करने का मतलब दर को आधा करना पड़ेगा, यानी 12 का आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6% के दर से। और टाइम कितना दिया है 2 1 3 3/2। इसको क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करना है, टाइम को दुगना, यानी 3.3 ईयर का, यानी तीन तीन वार्षिक का निकलना पड़ेगा, यानी 3 पॉइंट का निकालना पड़ेगा। अब क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, तो हमको दिया गया 8400 रुपया। इसका अगर हम 6% निकालेंगे 8400 का, अगर 6% निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 504। 8400 का 6% अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आ जाएगा 504, कितना 504। अब जो प्राप्त हो रहा है 504, इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा 6%, यानी 3 दिया गया तो इसको 3 बार करेंगे, 6% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 504 का अगर 6% निकालिएगा तो ये आ जाएगा 30.24, कितना 30.24। ठीक, अब जो प्राप्त हो रहा है इसका भी क्या कीजिए 6% निकाल दीजिए, 30.24 का अगर 6% निकालिएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपको कितना 1.8144। ठीक है, अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या कर दीजिए, सीरीज फार्मूला लगा दीजिए, यानी पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और ये कितना आ जाएगा तीसरा वर्ष। पहला वर्ष क्या हो जाएगा प्रिंसिपल पे, यानी प्रिंसिपल 8400 पे 6% लगेगा, यानी ये आ जाएगा 504। दूसरा वर्ष क्या लगेगा प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही 504 पे, यानी 8400 पे, और दूसरा पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी इस 504 पे भी 6% लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा 30.24। तीसरा वर्ष क्या लगेगा प्रिंसिपल 8400 पे लगेगा तो 504, ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो ये आ जाएगा 30.24, और इस इंटरेस्ट पे लगेगा 504 पे तो फिर आ जाएगा 30.24, और फिर लास्ट में ये 30.24 पे भी इंटरेस्ट लगेगा तो ये आ जाएगा कितना 1.8144। जब इनको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 504 504 504, यानी 3 × 504। ठीक, प्लस 3 मल्टीप्लाई कितना 30.24, प्लस कितना करना होगा 1.8144। जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो ये देखिए 5 × 15 4 × 12, यानी 15/12। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 × 12 के 2 हासिल 1 3 × 6 1 7.0349 90.27 प्लस 1.8144। जब इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो ऐड करके आपको रिजल्ट में कितना आ जाएगा 1604.50, यानी 1604.5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन डी, क्लियर है। आपको इतना नहीं करना एग्जाम में, आपको क्या करना है जब भी 3 वर्ष का पूछे तो पहला इसको निकाल दीजिए, फिर जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा उसका 6% निकालिए, फिर जो इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा उसका 6% निकाल दीजिए, और पहले इसको रेशियो कितना 3 वर्ष का निकालना है तो 3:3:1 का रेशियो यूज करना है। कहने का मतलब पहले बार में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरे बार में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और तीसरे में 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ये आपको इंटरेस्ट निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्या करा है 17 व्यक्ति, ठीक है, 17 व्यक्तियों की औसत आयु 37 वर्ष है। 2 नए व्यक्तियों को शामिल करने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 17 व्यक्ति का एवरेज कितना दिया गया है 37। ठीक, 2 व्यक्ति आया, मान लीजिए व्यक्ति ए आता है और दूसरा व्यक्ति बी आता है। अगर यह 37 वर्ष लेके आता है, 37 वर्ष और ये भी 37 वर्ष, तो एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होता, यानी एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होता जब वह सेम 37 ही लेके आता। लेकिन उसने एक ऐसी संख्या लेके आया जिससे उसके औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो 2 व्यक्ति था, पहला व्यक्ति पहले 17 व्यक्ति था, अब 2 व्यक्ति आ गया तो व्यक्ति की संख्या कितना हो गया 18 19 व्यक्ति, और सब में 1 का वृद्धि हो गया, यानी ओवरऑल कितना का वृद्धि हो गया 19 × 1, यानी 19 का वृद्धि हो गया। कितना 19 की वृद्धि हो गया, किसमें ओवरऑल उसका संख्या में 19 का वृद्धि हो गया। अब कहा नए व्यक्ति का औसत आयु कितना आता है, नए व्यक्ति अगर 37 लेके आता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उसने क्या किया 19 एक्स्ट्रा लेके आया था, यानी इसमें 19 को हमको ऐड करना पड़ेगा, यानी 2 व्यक्ति का टोटल निकल गया। टोटल अगर निकालेंगे तो 37 प्लस 19 7 दूना 14, 7 7 दूना 14, 14 और 9 हो गया आपको कितना 14 9 3, यानी ये हो गया 93, यानी टोटल एवरेज कितना आ गया 93, इसका टोटल निकल गया।
टोटल कितना, टोटल आयु कितना आ गया 93 वर्ष का हो गया। लेकिन करा एवरेज निकालने के लिए, ये 93 आया कितना, ए और बी दो व्यक्ति का, तो 2 से डिवाइड किया। 93 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 46.1/2 वर्ष, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिख रहा है, ताश खेलते समय एक व्यक्ति ने अपने पैसे का 75% पहले राउंड में, शेष का 75% दूसरे राउंड में और शेष का 75% तीसरे राउंड में हार जाता है। हमको पता क्या करना है, तो यदि उसके पास 100 रुपये बचे तो शुरू में उसके पास कितना रुपया था, आपको स्टार्टिंग पैसा निकालना है। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/4। कितना, 3/4। ठीक। अब क्या करें, एक व्यक्ति अपने पैसे का 75% पहले दूसरा राउंड में, फिर 75%, फिर तीसरे राउंड में 75, यानी यह संख्या कितना होता है, 3 बार की कैलकुलेशन करा, यानी 3 बार करा है, तो यह नीचे वाली जो संख्या उसका पावर 3 कर लेते, यानी 4 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 64। मैंने मान लिया कि संख्या कितना है, 64। उसने कितना पैसा लेके गया था, 64 रुपया लेके जाता है क्या खेलने, ताश खेलने। एक व्यक्ति अपने पैसे का 75% पहले राउंड में क्या करता है, हार जाता है। जब 75% हार जाता है, उसके पास बचता कितना है, 64 में से 3/4 हार जाता है, 4 में से 3 रुपया हार जाता है, तब बचता कितना, 1/4 पहले राउंड में। उसके बाद दूसरे राउंड में भी क्या करता है, फिर 75% हार जाता है, तब फिर कितना बचेगा, 1/4। अंतिम शेष राउंड में भी उसने क्या किया, 75% तीसरे राउंड में भी हार गया, तो बचा कितना, 1/4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 से 4 16, ये कट जाएगा, फिर 16 मरते 4 मरते ये कट जाएगी, यानी 1 मरते, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, ये कितना बच रहा है देखिए। 4 से काटिएगा तो 16 चौको 64, 16 मरते। 4 से काटिएगा तो 4 चौको 16, 4 मरते, 4 मरते। फिर काटिएगा तो 4 से 4 चौको 16, यानी 4 कट जाएगा, 1 यूनिट बचेगा। कह रहा है यदि उसके पास 100 रुपये बचे तो शुरू में के पास कितने पैसे थे, यानी 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया 100। हमसे पूछ रहा है शुरू में कितना पैसे थे, तो 64 यूनिट था। 64 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6400, यानी उसके पास शुरू में कितना पैसा था, 6400, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन। क्लियर हो गया, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। शुरू में उसके पास कितना पैसा था, 64, क्योंकि हमने क्या माना था, 64 यूनिट, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है, एक ताश खेलते समय, यानी दोनों क्वेश्चन सेम आ गया। 1 मिनट, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, एक संख्या जो दिया गया है 545082 के में के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान वाले वर्गों का योग ज्ञात कीजिए ताकि दी गई संख्या 3 से डिविजिबल हो। कोई संख्या 3 से डिविजिबल कब होगा, जब उस संख्या का सम 3 से कट जाए। संख्या कितना दिया गया, 4508 और के। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 4 और 5 9 बन रहा है, 3 से कट रहा है, 0 को छोड़ दिया, 8 और 2 कितना बन रहा है, 10। 10 में क्या जोड़ी, के, वह क्या आ जाएगा, 3 का डिविजिबल हो जाएगा। तो के की जगह पे, के एक सिंगल डिजिट है, के क्या है, एक सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट। ठीक है, यहाँ के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, केवल सिंगल डिजिट रख सकते हैं। तो के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, ये कितना आ जाएगा, 10 और 2 12, यानी 3 का डिविजिबिलिटी फॉलो करेगा। यहाँ क्या रखते हैं, 3 रखेंगे तो 13 3 से नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तो 10 4 14, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो देखिए 10 5 15, 15 3 से कट जाएगा, 5 रख सकते हैं। 5 के बाद अब हम लोग क्या रख सकते हैं, 6 नहीं रखेंगे, 16 नहीं कटेगा, 7 17 नहीं कटेगा, 8 रखेंगे तो 18 3 से कट जाएगा, यानी 18 हो सकता है। अब देखिए 9 नहीं रख सकते, 10, यानी सिंगल डिजिट में 2 5 और 8 रख सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या में क्या रखा जा सकता है, के का सबसे छोटा मान क्या रखा जा सकता है, 2, और सबसे बड़ी संख्या में क्या रख सकते हैं, 8। क्वेश्चन में क्या करा है, सबसे छोटे मान और सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान वाले वर्गों का योग, यानी 8 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 64 और 4 कितना हो जाएगा, 68, यानी 68 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त दिया गया है, वृत्त का त्रिज्या खंड क्या होता है, ये वाला एंगल, ये त्रिज्या खंड, यानी एंगल कितना दिया गया, 60 डिग्री।
ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा वाई कितना 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना दिया गया 22/7 और रेडियस कितना दिया गया 5 यानी 5 × 5। थीटा कितना दिया गया 60 डिग्री। 60 डिवाइड बाय कितना 360। जब इसको काटिएगा तो 0 से 0 100 से कट जाएगा 6 36 6 मरते। अब देखिए ऊपर कितना आ गया 50 25 25 दूना 50 शून्य हासिल 5 25 दूना 50 और 5 55 यानी 550 बटा कितना साचक 42 42। 550 को जब 42 से डिवाइड कीजिएगा ये आपको कितना आ जाएगा 550 को अगर 42 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 13.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि x + 1/x का वैल्यू यह दिया गया, देखिए x + 1/x का वैल्यू कितना दिया -2। देखिए 2 डिजिट दिया गया, दो का यहाँ प्लस 1 डिजिट और 1 डिजिट दोनों का वैल्यू में कितना माइनस दिया गया। यानी x की जगह पे अगर -1 रखे, यहाँ भी x की जगह पे -1 रखे तो दोनों -1 और -1 को ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू अगर -1 पुट कर देने पे यही इक्वेशन फॉलो करता है। बस यही चीज़ को यहाँ फॉलो करना है। x की पावर 70 दिया गया है प्लस कितना 1/x की पावर 70 ठीक प्लस x के पावर 12 प्लस कितना दिया गया 1/x की पावर 12 ठीक। अब x के पावर -1 रखेंगे तो -1 के पावर 70 प्लस कितना हो जाएगा -1 के पावर कितना 70 प्लस -1 के पावर 12 प्लस कितना जाएगा -1 के पावर 12 ठीक। जब इसको सॉल्व की जाए तो देखिए -1 पे ऑड संख्या तक रिजल्ट कितना आ जाएगा -1। यहाँ -1 पे ऑड संख्या तक रिजल्ट कितना आ जाएगा -1। -1 पे इवन है तो यानी पावर 1 प्लस में -1 पे इवन है तो यहाँ क्या आ जाएगा +1। यानी ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वृत्त के आरेख में एक क्रिकेट मैच में 5 कितना दिया गया 5 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। इन सभी 5 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन 700 है। किसी एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को इन सभी 5 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो एल एन और आर द्वारा बनाए गए कुल रन कितना एल है प्लस एन है प्लस आर, ये हमको तीनों को जोड़ना है। तो एल कितना बनाता है तो आप देखिएगा तो एल बना रहा है कितना 29% प्लस कितना एन कितना बना रहा है तो एन बना रहा है 13% और आर का बात किया जाए तो 12%। 29 13 और 12 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 9 2 10 12 12 2 14 यानी 4 2 1 3 3 1 4 4 1 5 यानी 54%। यानी टोटल का कितना हो जाएगा 54% आपको निकालना है। यानी टोटल 700 का रन बनाया गया जिसका 54% इन तीनों मिलके बनाया यानी 54% निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 × 28 8 यानी और ये हो जाएगा 7 × 5 35 36 37 यानी 378 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।